हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत पाठ्यचर्या में कुछ आधारभूत प्रत्यय या संप्रत्यय मतलब पाठ्यक्रम बनाते समय या पाठ्यचर्या बनाते समय वो कौन कौन से बेसिक या सैद्धांतिक, जिसको हम कह सकते हैं, बेसिक तत्व हैं, प्रत्यय हैं या अवधारणा कौन कौन सी है। सीधा सीधा जैसे ये होता है, आप उदाहरण के रूप में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे शरीर को बनने में 5 तत्व, क्षितिज, पावक, गगन, समीरा, यानी उसी तरह से हमारा कोई भी विषय का पाठ्यक्रम हो, उस पाठ्यक्रम को बनाते समय कुछ मूलभूत आधार होते हैं, कुछ मूलभूत सोच होती है, कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं, जिसको किसी भी विषय का पाठ्यक्रम बनाते समय ध्यान रखना पड़ता है। तभी वह पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से व्यवस्थित, सही, व्यापक और न्याय संगत होता है। यही कारण है कि पाठ्यक्रम की रचना करना एक सरल काम नहीं है। पाठ्यक्रम की रचना करते समय कुछ आधारभूत तत्व, कुछ बेसिक तत्व, कुछ मूलभूत तत्व होते हैं, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, किसी विषय का पाठ्यक्रम निश्चित करते हैं। किसी विषय का पाठ्यक्रम विभिन्न कक्षाओं के लिए प्रारंभ से लेकर पूर्णता की ओर क्या करते हैं, पूर्णता यानी प्रारंभ से लेकर उसको पूर्ण रूप से अध्ययन का एक रूपरेखा तैयार करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पाठ्यचर्या कहते हैं, पाठ्यक्रम कहते हैं। तो वो कौन कौन से मूलभूत तत्व हैं जिनको हम ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम की रचना करते हैं, उसी को इस वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आइए देखते हैं इसको। अगर हम बात करें पाठ्यक्रम के निर्माण की बात, देखिए ये दोनों, ये पाठ्यचर्या लिखा रहेगा या पाठ्यक्रम लिखा रहेगा, दोनों एक ही चीज़ है। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी से बहुत ज़्यादा जटिल भाषा है। आगे चलते हैं। अगर पाठ्यक्रम की बात करें, पाठ्यक्रम के निर्माण की बात करें, इसके मूलभूत आधार तत्वों की बात करें, तो इस पर आधारित पुस्तक, पहली पुस्तक थी दी कैरिकुलम फ्रैंकलिन वाविर, जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, कि पाठ्यक्रम की रचना करते समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए। इस पर आधारित पुस्तक थी। इसके बाद अनेकों सारी पुस्तकें आई। भारत में जो है पाठ्यक्रम निर्माण करते समय जो सजेशन, जो आधारभूत तत्व हैं, उस पर आधारित पुस्तक एनसीईआरटी द्वारा भारत के 10 वर्षीय पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया गया। उस पुस्तक का नाम था कैरिकुलम फॉर 10 ईयर्स स्कूल, यानी 10 वर्षीय विद्यालयी शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम को बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इस पर आधारित यह भी पुस्तक थी। आइए इसके संग संग हम लोग कुछ बेसिक तत्वों को समझते हैं, कुछ बेसिक अवधारणा यानी आवश्यक सोच, आवश्यक गतिविधियों को हम लोग पाठ्यक्रम निर्माण करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं, अब हम लोग उसको देखते हैं। पहला है प्रासंगिकता, मतलब जो कुछ भी हम पाठ्यक्रम के अंतर्गत टॉपिक रखें, जानकारी दें, उसका प्रासंगिकता हो, उसकी उपयोगिता हो, उसकी आवश्यकता हो, इसका भी ध्यान में रखा जाता है। वह प्रासंगिकता व्यक्तिगत रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, यानी व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में उसका अपना योगदान हो, उसका अपना अपना महत्व हो, उसका अपनी ज़रूरत हो, उसका उपयोग हो, उसका लाभ हो, उसका सदुपयोग हो, उसका सही रूप हो। इन सब बातों को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। यह आधारभूत है। उसी तरह से समानता, समानता शब्द बहुत सरल नहीं है, कहने के लिए कह दिया जाता है समानता। समानता का अर्थ होता है एक प्रकार से अवसर की समानता, समान अवसर देना, ईमानदारी, सबके प्रति ईमानदार रहना भी एक समानता का गुण है। सबके संग न्याय करना भी समानता का गुण है। सभी लोग अगर लोकतंत्र में पैसा देते हैं तो सभी लोगों का, सभी वर्गों से सभी लोगों को एक प्रकार से सरकार में, प्रशासनिक कार्यों में उनका प्रतिनिधित्व हो। ईमानदार होना भी समानता है। अपने प्रति ईमानदार होना भी बहुत बड़ी बात है, समानता है। जब आप अपने प्रति ईमानदार रहेंगे तभी आप दूसरे की ईमानदारी का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। तो समानता चाहे नौकरी के संदर्भ में हो, चाहे आरक्षण के संदर्भ में हो, चाहे किसी व्यवहार के संदर्भ में हो, चाहे न्याय के संदर्भ में हो, और चाहे वह किसी विभाजन के संदर्भ में हो, चाहे वह किसी क्रिया के संदर्भ में हो। जैसे हम अपने कार्य को बहुत महत्व देते हैं, दूसरे कार्य की उपेक्षा करते हैं, तो ये हमारी
असमानता मानी जाएगी। हकीकत बात यह है कि जो कार्य जिस समय है, जिसके लिए है, वो उसके लिए वही उपयुक्त है। तो जितना हिसाब से मैं अपने कार्य को महत्व देता हूँ, उसी हिसाब से दूसरे के भी कार्यों को महत्व देना चाहिए। ये समानता है। समानता सरल शब्द नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ आदमी न लगा पाए ये अलग बात है, लेकिन हकीकत में जब इस पर आप विचार करेंगे तो जैसे हमारा सम्मान है तो दूसरे का भी सम्मान है। ऐसा नहीं कि जो मेरा वीडियो देखेगा वो अच्छा विद्यार्थी है, जो नहीं देखेगा वो खराब विद्यार्थी है, ऐसा नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके अंदर जहाँ से भी अच्छी क्वालिटी, अच्छे गुणों का विकास हो सके, उसके लिए वही उत्तम है, वही समानता है। यही कारण है कि गुरु चाहे जिसका हो, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, सम्मान सबका करना चाहिए, तब समानता का गुण माना जाएगा। इसीलिए यानी समानता संबंधी गतिविधियाँ को भी ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषयों को या टॉपिक को, जानकारी को शामिल करना। अगला है उत्कृष्टता। ज्ञान उत्तम से उत्तम हो। ऐसा नहीं कि जो ज्ञान हुआ है बस उतना ही स्थिर है, वही परम सत्य है, ऐसा नहीं है। सूर्य के बारे में जितना हम लोग जानते हैं बस उतना ही सत्य नहीं है, उस सत्य से भी अधिक सत्य, जिसको हम कहते हैं तुलनात्मक सत्य। एक सत्य दूसरे सत्य पर भारी पड़ता है। जैसे सीढ़ी है, जो क ख ग घ बच्चा पढ़ा है वह जितना अर्थ प्राथमिक वाला जानता है उतना ही अर्थ बीए वाला नहीं जानता, उससे ज़्यादा जानता है। कहने का ये तात्पर्य है कि सत्यता में भी, शुद्धता में भी विशुद्ध होता है। शुद्ध में भी जो शुद्ध हो उसे विशुद्ध कहते हैं। उसी तरह से हमारा जो ज्ञान हो, एक से बढ़ के एक हो। ये अलग बात है कि उस ज्ञान का क्रम हो वहाँ तक पहुँचने का, लेकिन उत्तम से उत्तम हो, विषय का, व्यवहार का, समझ का, चिंतन का, धारण करने का, उसके जीवन में उतारने का उत्कृष्ट तरीका हो, उत्कृष्ट बुद्धि हो, उत्कृष्ट जानकारी हो, उत्कृष्ट गतिविधि हो, सोच हो, चिंतन हो, पहुँच हो, व्यवहार हो। इन सभी बातों को विषयों के अंतर्गत ध्यान में रख करके उस विषय की जानकारी को पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करना चाहिए। यह भी इसका मूलभूत सिद्धांत है, मूलभूत अवधारणा है, मूलभूत सोच है। आगे है सांस्कृतिकरण। समाज के अंदर ही सब कुछ होता है, इसलिए समाज से संबंधित जो भी आदर्श, मूल्य, परंपरा, रीति रिवाज, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, संबंध, ये जो आदर्श है, पैमाने हैं, जो समाज के हमेशा उत्कृष्ट बनाते हो। क्या बनाते हो? उत्कृष्ट और व्यवस्थित बनाने संबंधी गतिविधियों के अंतर्गत कार्य आते हों, प्रयोग होते हों, उन सब बातों को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर देना चाहिए। अगला है वास्तविकता या आध्यात्मिकता। मैंने आपसे कई बार बता चुका हूँ कि इस संसार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्पिरिचुअल हैं, जो समय के आघात से परे हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, इनका समय अतिक्रमण नहीं करेगा, जब अतिक्रमण करेगा तो प्रलय आ जाएगा। उसी तरह से हमारे शरीर में हड्डियाँ, हमारी चाहे बुढ़ौती रहे, चाहे जवानी रहे, चाहे बाल्यावस्था रहे, हड्डियों का एक रूप होता है जिसके कारण से हमारे रूप की पहचान बनी होती है। तो हड्डियाँ हमारे अस्तित्व के साथ अस्थायी रूप से बनी होती हैं। वह एक बेसिक सिद्धांत है उस पहचान का, उस व्यक्ति के पहचान का। उसी तरह से बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं जैसे सत्य, न्याय, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और आध्यात्म, पूजा पाठ, ये सब क्या है? आध्यात्मिक चीज़ें हैं। आदर्श, समाज के मूल्य, व्यवहार के मूल्य, राष्ट्र का मूल्य, राष्ट्र के समाज सुधारक, ये सब क्या है? एक हमारे राष्ट्र की आध्यात्मिक संपत्ति है, हमारे आध्यात्म का एक सार्वजनिक और व्यक्तिगत मूल्य है, आवश्यकता है। इन सब बातों को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषयों के साथ जानकारी दे देनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि इनका यह सिद्धांत आज भी उपयोगी है, तो उस सिद्धांत के लिए वो क्या है? एक आध्यात्मिक है, उस विषय के लिए एक आध्यात्मिक स्वरूप हो गया वो। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि जो स्पिरिचुअल सत्य है, जैसे जिस आदमी को इस बात पर विश्वास है कि गलत काम का गलत परिणाम होता है, वही पढ़ा लिखा है। लेकिन जो आदमी पढ़ लिख के IAS PCS या नेता बन के भी इस बात पर विश्वास नहीं है कि गलत काम का गलत परिणाम है और वह गलत कर रहा है, तो वह राष्ट्र के लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि वह कब क्या कर बैठेगा उसका कोई भरोसा नहीं। यही कारण है कि ज्ञान पवित्र करता है, ज्ञान कामी क्रोधी लोभी नहीं बनाता, ज्ञान शुद्ध करता है। तो ऐसे आध्यात्मिक तत्व और मूल्य आदर्श की भी शिक्षा विषयों के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों द्वारा, आध्यात्मिक सिद्धांतों द्वारा जानकारी को देना चाहिए।
इसकी भी प्रासंगिकता या ये अभी प्रत्यय पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इसका भी ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। अगला राष्ट्रीयकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। जैसे हम बात करें तो हमारा इसमें लोकतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र के द्वारा शासन सत्ता चल रही है। तो हमारा राष्ट्र कब लोकतंत्र के आदर्श रूप में हो और हमारा देश अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से व्यवस्थित व्यवहार करे, व्यवस्थित लेन देन करे, भाईचारे के हिसाब से सहयोग और सहानुभूति रखे, शांति, सुरक्षा और व्यवस्था ये सब गतिविधियों में परस्पर एक दूसरे का सहयोग करे। बल्कि ये कहें कि जैसे एक परिवार दूसरे परिवार के काम आता है, उस तरह से एक देश दूसरे देशों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अंतर्गत, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के अंतर्गत किस प्रकार से व्यवस्थित व्यवहार करे, उससे संबंधित भी जानकारी देना चाहिए। चाहे वह राजनीति से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे विज्ञान से संबंधित हो, चाहे वह आपत्ति विपत्ति इत्यादि से संबंधित हो। एक प्रकार से अहिंसात्मक दृष्टिकोण के साथ शांतिपूर्ण व्यवस्था विश्व स्तर पर बनाते हुए किस प्रकार से हम अपने देश को और सभ्यता, संस्कृति, व्यवहार को उत्कृष्ट कर सकते हैं, इस सभी जानकारी या सोच समझ या टॉपिक को पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करना चाहिए, क्योंकि यह भी एक आधारभूत तत्व है। क्योंकि सिर्फ हमारा ही देश इस संसार में नहीं है, अनेक देश हैं और बहुत से लोग हमसे आगे भी हैं, बहुत से लोग पीछे भी हैं। कुछ में हम आगे हैं, वो पीछे हैं, कुछ में वो आगे हैं, हम पीछे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें एलपीजी, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण की प्रक्रिया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका लाभ, हानि, सतर्कता, व्यवहार, क्रियाकलाप, लेन देन इत्यादि संबंधी बातों को भी विभिन्न विषयों के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। अगर समाजशास्त्र आप पढ़ते हैं तो समाज की भी तुलना होती है कि किस देश का समाज कैसा है, किस देश का समाज कैसा है, कौन किसके तुलना में अच्छा है। उसी तरह से हर विषय का होता है, इकोनॉमिकल होता है, पॉलिटिकल होता है। जैसे हमारे यहाँ की मीडिया बहुत भ्रष्ट हो चुकी है, कुछ देशों की मीडिया बहुत अच्छी है, उनका विकास भी बहुत अच्छा है। कुछ देशों के नेता बहुत अच्छे हैं, जैसे जापान है, बहुत आगे है। हमारे यहाँ के नेता ढेर गड़बड़ हैं, इसलिए हम लोग पीछे हैं। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधी भी जानकारी विभिन्न विषयों के, चाहे खेलकूद हो, चाहे सब विज्ञान हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो या कोई भी विषय हो, उसके संबंध में अपने देश स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी, विषय वस्तु इत्यादि को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर देना चाहिए, क्योंकि वह उसका क्या है, आधारभूत तत्व। कोई भी विषय प्रारंभ से लेकर विश्व स्तर तक जाता है, उसके बाद भी वह बहुत सारे शोध का विषय बना रहता है। ऐसा मत सोच लीजिएगा जितना भारत में पढ़ाया गया वही उपयोग। अगला है कौशलात्मक। व्यक्ति के अंदर एक कौशल होता है, कला होता है, चाहे वह कताई बुनाई कढ़ाई से संबंधित हो, चाहे प्रशिक्षण से संबंधित हो, चाहे नृत्य संगीत से संबंधित हो, चाहे शिल्पकला, वास्तुकला, किसी भी कला से संबंधित हो। कलात्मक, प्रत्येक विषय में कुछ न कुछ कलात्मक रूप होता है जिसको हम व्यवहार में देख सकते हैं। तो उस विषय की कलात्मक गतिविधियाँ में निपुण बनाने संबंधी भी जानकारी, व्यवहार, प्रशिक्षण, क्रियाकलाप इत्यादि को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करना चाहिए, क्योंकि वह उसका आधारभूत फाउंडेशन होता है, जिसका वह एक प्रयोगात्मक रूप होता है। इससे संबंधित पाठ्यक्रम निर्माण करते समय विषय वस्तु में शामिल करना चाहिए जानकारी को, व्यवहार। अगला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी ज्ञान, किसी भी विषय का ज्ञान आज भी विज्ञान के कसौटी पर कस के उसे देखा जाना चाहिए। विज्ञान के मूल्य, मान्यता, आवश्यकता, उसके तकनीकी प्रयोग, विज्ञान का उसमें योगदान, विज्ञान का उसके आधार पर प्रामाणिकता, विज्ञान के आधार पर उस विषय की उपयोगिता, उसका परिवर्तन, उसके अंदर मशीनों का उपयोग के माध्यम से उसका सरलीकरण, साधनों के माध्यम से उसका प्रमाणीकरण, शोध के माध्यम से उसका व्यवस्थितीकरण इत्यादि संबंधी विचार, ज्ञान, व्यवहार, क्रियाकलाप को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम के निर्माण में शामिल किया जाना चाहिए। तब जाकर के वह पाठ्यक्रम व्यवस्थित होगा, क्योंकि यह सब क्या है, उसके आधारभूत तत्व हैं। आधारभूत तत्व हैं, उसके रचना के एक तत्व हैं। इनके आधार पर अगर रचना किया जाए तो पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या व्यवस्थित होगा, व्यापक होगा। यही इस विषय का, इस टॉपिक का मेन अर्थ था, समझ था, व्याख्या था। मैंने बताने का प्रयास किया है। यदि थोड़ा भी समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।